खाने के बाद अभी कुछ ऐसा होगा और हम मर जाएंगे। अंदर से बहुत जगहों पे कहीं ना कहीं हैम्पर हुए थे। पेन किलर्स नहीं दिया जा सकता है, फीमेल जा रही है फिजिकली। माफिया जो एक इंसान का पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। देव देवताओं जो देवियां होती है, मेरा एक्सीडेंट हो गया। हिम्मत कैसे आई? अनटच्ड एरिया है। ओके, हम एक देवी से मुलाकात आपकी करवाएंगे। तो हमारा बिहार। नमस्कार, मैं संदीप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं मोटिवेशन बिहार में। ये मोटिवेशन बिहार एक ऐसा सीरीज होने जा रहा है जिसमें हम अपने शहर और अपने पूरे बिहार की जो प्रमुख हस्तियां हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत कमाल का काम कर रही है, वो विख्यात है, फेमस है अपने काम के लिए और अपने सेवा के लिए। तो उन लोगों से यहाँ पे आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे। उनकी जो कार्य क्षमता है, उन्होंने किस तरीके से काम किया, अपना नाम कैसे बनाया और अपने कार्य क्षेत्र में किस तरीके से सफल हुए, उसके बारे में वो अपने शब्दों में बताएंगे, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके और वो सीख सके कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। और आज इसी कड़ी में हमारा जो पहला एपिसोड है, जिसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराने के लिए जा रहे हैं जिनको किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो इतनी काबिल है, वो इतनी लायक है और अपने क्षेत्र में इतनी माहिर है कि हर कोई उनसे परिचित है। जैसा हम लोग जान रहे हैं कि दुर्गा पूजा के महीने में देवियों की पूजा होती है, तो आज आपके सामने हम एक देवी से मुलाकात आपकी करवाएंगे जो अपने कार्य में बहुत ही अद्भुत है। इनका नाम है अलका किरण और इनका नाम भी ये अपने आप में सजेस्ट करता है कि ये जो पौराणिक कहानियां और जो देव देवताओं जो देवियां होती है उनसे संबंधित है। अलका नाम संबंधित है कुबेर और उनके जो उन्होंने जो एक जगह बनाई थी अलका नगरी, जो कहते हैं अमीरों के लिए मतलब एक वरदान सा था। तो ये नाम भी उनका वही सजेस्ट करता है और ये खुद भी उसी पर्सनालिटी की धनी है। इन्होंने लगभग 2008-9 में अपना काम शुरू किया था अपने शहर में। इनकी पढ़ाई लिखाई बाहर हुई है, बड़े बड़े कॉलेजों में हुई है, लेकिन इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र के रूप में अपने शहर मुजफ्फरपुर को चुना और लगातार 16-17 सालों से अपने शहर में एक भारी योगदान दे रही है। लोगों के को शारीरिक रूप से ठीक कर रही है और फिजियोथेरेपी के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में ये नाम इतना बड़ा नाम है कि हर कोई इनसे परिचित है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अलका किरण मैम के साथ। ये आज हमारे साथ आपके सामने है और ये अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपने शब्दों में बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी और ये इन्होंने मुजफ्फरपुर को ही क्यों चुना और इनका आगे आने वाले समय में क्या गोल है, क्या एस्पिरेशन है और क्या क्या योगदान ये मुजफ्फरपुर के ग्रोथ में देने वाली है। आप पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन अपने शब्दों में देती तो ज्यादा अच्छा होता हमारे श्रोताओं के लिए। सर, मेरा नाम डॉक्टर अलका किरण हुआ और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरा बैचलर्स डिग्री हुआ था फिजियोथेरेपी में बैंगलोर से, गार्डन सिटी कॉलेज से। फिर उसके बाद हमने जब इन प्रैक्टिस मैं मुजफ्फरपुर आई थी और बीच में मुझे एक मौका मिला था कि हमारे बिहार यूनिवर्सिटी में योगा की डिग्री होती है, तो फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया और यहाँ पे योगा का डिग्री मैंने लिया। फिर थोड़ा और आगे आप वो लग डिसाइड करते आप कहाँ तक पढ़ेंगे। तो फिर ऐसा एक मौका आया कि हमारे में मास्टर्स डिग्री भी होते हैं, जो आप एक एमबीबीएस में जैसे एमडी होते हैं, तो हमारा भी स्पेशलाइजेशन होता है। बहुत सारी फील्ड्स हैं। गायनेकोलॉजी में आपका स्पेशलाइजेशन हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, कार्डियो में हो सकता है, न्यूरो में हो सकता है, ऑर्थो में, पेडियाट्रिक्स में। हर वर्ग के लोग, मतलब आप बचपन से लेके जब तक आप 95 ईयर्स के बेड पे आ जाते हैं, तब तक एक फिजियो का रोल होता है। आप किस डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। तो मेरा मन था कि जो न्यूरो का डिपार्टमेंट है, वो हमारे टाउन में न्यूरो के फिजिशियन भी बहुत कम थे उस समय। तो हमने सोचा कि न्यूरो फिजिशियन तो मतलब आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाना चाह रहे हैं, तो वैसे डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि फिजियोथेरेपी में ही न्यूरो कर लिया जाए, ताकि उसके बारे में कुछ तो एक्स्ट्रा हमारे टाउन में एक हो, जी बिल्कुल। मतलब एक अपॉर्चुनिटी हो लोगों को कि हाँ, न्यूरो का ट्रीटमेंट भी हमारे टाउन में होता है। सो आई डिड माई मास्टर्स इन न्यूरोलॉजी एंड दिस वॉज अ जर्नी फॉर माई फिजियोथेरेपी फ्रॉम बीपीटी टू मास्टर्स। वाह, बहुत अद्भुत। एक सवाल मेरे मन में है जो आपसे बातचीत के दौरान मुझे पता चला था जी कि आपने तो एमबीबीएस के लिए भी क्वालिफाई किया था, जी आपकी क्वालिफिकेशन वो थी। जी। फिर आपने फिजियोथेरेपी क्यों चुना? हाँ सर, ये क्वेश्चन है कि एमबीबीएस के लिए हमारा जब पहले यहाँ पे 2 ही 3 पेपर्स होते थे, जस्ट लाइक सीबीएसई का एक पेपर होता था और एक बिहार का बोर्ड पीएमटी पे करके होता था। पीएमटी बिहार होता था और एक कोमेट को करके होता जो कि कर्नाटका यूनिवर्सिटी का था। तो हमने तीनों दिया था। तो उसमें कर्नाटका वाले में जब हमारा हुआ था, तो वहाँ एमबीबीएस
जब काउंसलिंग होती है तो जब काउंसलर से हमारी बात हो रही थी तो हमने ही पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन एमबीबीएस एंड आप जो डिपार्टमेंट्स बता रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा था, सजेस्ट किया था कि देखिए आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। और मैंने जैसे कि कहा कि मेरा एक ये इंटरेस्ट था कि थोड़ा सोशल सर्विस वैसा करना है जहाँ पे कि कोई अनटच्ड एरिया है। ओके। डॉक्टर्स जो एमबीबीएस हैं वो हमारे पूरे जगह पे हैं, हर जगह है। बट अगर आप एक फिजियो को, जो कि अगर आप मान लीजिए कि कोई पेशेंट ऐसा है जो किसी की सर्जरी हुई है, डॉक्टर्स का काम है कि उन्होंने सर्जरी कर दिया और फिर पेशेंट बेड पे आ गया और सर्जरी के बाद मान लीजिए पैर की सर्जरी और वो चल नहीं पा रहा है, उसके बाद पेशेंट कहाँ जाएगा? तो सर्जरी करने वाले तो बहुत थे, लेकिन उसके बाद उनको मेडिकल सपोर्ट देने वालों की बहुत शॉर्टेज है। फिजियोथेरेपिस्ट अभी भी हमारे लिए जितने एमबीबीएस हैं उतने फिजियोज नहीं है। तो मुझे लगा कि वहाँ जहाँ उनका काम खत्म होता है उसके आगे भी पेशेंट की ट्रीटमेंट होनी है, तो वो क्यों नहीं किया जाए? तो सही बात दैट्स है। व्हाई आई गो फॉर फिजियोथेरेपी और अभी तक मैं वो कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, और इस बात के लिए तो मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैं भी जब बाहर से आया, मेरी पढ़ाई लिखाई बाहर ही हुई थी, मैनेजमेंट वगैरह, मैं मल्टीनेशनल के साथ काम कर रहा था। लेकिन 2008 में मेरा एक्सीडेंट हो गया और 3 सर्जरी हुई थी पैर की, और करीब 1.5-2 साल का जो पीरियड है मैं लगातार बेड पे था। तो जब मैं मतलब रिकवर करने की कंडीशंस पे था, तो मैं पूरी तरीके से रिकवर नहीं, मेरे पैर जाम हो गए थे, वो एकदम से अकड़ गए थे। तो मुझे भी जरूरत थी और मैं आपके पास ही आया था। हम लोगों ने मतलब एक साथ ही एक ही समय में मुजफ्फरपुर में मतलब हम लोगों ने शुरुआत करी थी, काम शुरू तो किया आपके है। पास ही आया था और आपने ही मेरा ट्रीटमेंट किया था। अगर आज मैं खड़े होकर सही तरीके से चल पा रहा हूँ, जहाँ 2 साल लगभग पैर एकदम से बंधे हुए थे, और उसके बाद ये आपकी वजह से ही मैं आज चल फिर पा रहा हूँ, और मतलब ये सही तरीके सर से बस मतलब मूव यही कर है रहा कि एमबीबीएस नहीं फिजियोथेरेपी क्यों, तो बस ये तो एक मेन रीजन रहा। शायद मेरे लिए भी और तमाम लोगों के लिए एक आपका बहुत अच्छा डिसीजन था, जो बहुत सारे लोगों को मतलब आज चलने फिरने और सही तरीके से मतलब खड़े होने के लायक बना पा रहा है। एक सवाल पूछना है, फिजियोथेरेपी इतना जरूरी चीज है, फिर भी शायद जो रिकग्निशन एमबीबीएस वाले को मिलता है, वो रिकग्निशन फिजियोथेरेपी वाले को अभी भी नहीं मिल पाया। नहीं मतलब मिल पा रहा। आपको ऐसा क्या लगता है, क्या वजह होनी चाहिए इसकी? सर अगर अभी आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और बिहार के पब्लिक भी अगर एक अभी आजकल एकदम रनिंग वो चल रहा है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे मौके पे मुझे बुलाया है। अभी हमारा फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है, जैसे योगा डे 21 जून को है। हर डे जी। एक फिक्स है, हमारे लिए फिजियोथेरेपी डे होता है वो 8 सितंबर को सितंबर होता में। है। जो एमआईए वाले हैं, मेडिकल इंडियन एसोसिएशन वाले जो हैं, उनके साथ थोड़ी सी हमारी ऊपर नीचे हो रही है और उसके पीछे रीजन हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। अभी जस्ट हमारे प्रेसिडेंट ने, जो हमारे आईएपी के इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी अभी अपना वर्जन दिया है। गवर्नमेंट से हमें 8 सितंबर से पहले एक मिल गया आपको एक परमिशन की अब आप डॉक्टर के कैटेगरी में आते हैं, आप अलाइड फिजियो पैरामेडिकल्स नहीं है, आप अलाइड मेडिकल में आ जाते हैं। फिर सडनली एक वीक के अंदर उन्होंने फिर से रिवर्स लिया कि नहीं, आप डॉक्टर के अंडर में नहीं आते हैं, आप पैरामेडिकल्स में आते हैं। तो मेरे प्रेसिडेंट ने भी, जस्ट मैंने उनका भी इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने कहा कि ये एमआईए मेडिकल वाले खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम इन्हें डॉक्टर बनाएं या हम इन्हें डॉक्टर नहीं बनाएं, क्योंकि आप सडनली एक वीक में अपना जो आपने वर्जन सोशल मीडिया पे दे दिया, सरकार के पेपर पे, एक सरकारी पेपर पे आपका स्टैंप आ गया है और आप उसे रिवर्स बैक ले रहे हैं। सर इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम उनके काम को, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम उन्हें कहीं हैम्पर कर रहे हैं। एक जो हो जाता है मेडिकल डिपार्टमेंट, मतलब डॉक्टर्स से मेरा ऐसा नहीं है कि बहुत उनको अपने ऊपर ऐसा लेना चाहिए कि मैम ऐसा क्यों बोल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो डॉक्टर हैं, मान लीजिए कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं और आप बड़े बड़े अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अगर आपकी कार्डियो की सर्जरी हो जाती है, वो कार्डियो सर्जन खुद भी एक फिजियोथेरेपिस्ट पे डिपेंडेंट होता है कि मेरी माँ को, मेरे पापा को इसके बाद फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। अब उन्हें मेडिसिन नहीं दिया जा सकता है, अब वो इस एज में है कि ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खा सकते हैं। अगर उनको घुटने में दर्द हो गया, ऑब्वियस है कि होना है, एज फैक्टर है, आर्थराइटिस हो गया, अब उन्हें पेन किलर्स नहीं दिया जा सकता है। वहाँ पे फिजियोथेरेपी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बिना पेन किलर खिलाए हुए उनकी रिकवरी करा सकता है। वो एक कार्डियो सर्जन भी जानता है, वो एक फिजिशियन भी जानते हैं, वो एक न्यूरोसर्जन भी जानते हैं कि ये एक ऐसा साइंटिफिक पद्धति है जो मरीजों के इलाज के लिए है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इससे हमारी मेडिसिन की बिक्री कम हो जाएगी।
लोग जी दवाइयाँ लेना कम कर देंगे। तो कहीं जो एक मेडिकल माफिया, जो दवाइयों वाले माफिया हैं, जो उनका चले, हम डॉक्टर्स को क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये जो दवा का जो सिनेरियो या बिजनेस चल रहा है, वो हम कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना दवा खाए आप ठीक हो सकते हैं। और जो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारी दवा की बिक्री बंद हो, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे हैं कि फिजियोथेरेपी एक मेडिकल साइंस है जो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए है। हम्म, बस यही एक रीजन है कि हमारी रिकॉग्निशन नहीं हो पा रही। ओके। हर डिपार्टमेंट का अपना एक एरेना हाँ, होता है, वो अपने एरेने के लिए इस चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल कर सही रहे है हैं। कि सर हम ये नहीं कहेंगे, हम भी जानते हैं आर्थराइटिस है तो कैल्शियम खाना ही पड़ेगा, सिर्फ एग्जैक्टली फिजियो काम नहीं आएगा। हम खुद ही बोलते हैं कि आपको ऑर्थोपेडिशियन को दिखाना है क्योंकि आपको कैल्शियम भी खाना है, बिल्कुल बट मसल्स वीक हो गए हैं तो आपको एक्सरसाइज भी करना है। वी आर बिल्कुल गोइंग टुगेदर। बट जो मेडिकल वाले लोग हैं वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं सिर्फ कैल्शियम खाइए, यू डोंट गो फॉर एक्सरसाइज। बट ये जो आप कहिएगा एक्सरसाइज, ये आज फिजियोथेरेपी नहीं आए, इसके पहले जो हमारे ऋषि मुनि जितने भी लोग थे वो योगा, एक्सरसाइज एज अ योगा ट्रीट किया जाता था। हमारा क्या है, हम योगा के साथ कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स एड ऑन हो गया है। हम्म, ये एक्सरसाइज आज हमारे जीवन में नहीं आया कि आप फिजियोथेरेपी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जी एक्सरसाइज तो बीसों हजारों साल से पहले से चला आ रहा है। लोग योगा कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, वही आज भी करना है। कुछ अलग नहीं है, हम अलग नहीं करा रहे हैं, लेकिन लोग इसको, मतलब लोग, आम पब्लिक नहीं, डॉक्टर्स की कुछ फ्रेटर्निटी ऐसी है जो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। जी बिल्कुल। और आज जिस तरीके का टाइम है, मतलब कोविड के बाद मुझे लगता है ना कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकली वीक हुए हैं, हम्म और जो ये इस तरीके की जो फिजिकल समस्याएं हैं, जो हम्म हड्डी संबंधित है, हम्म नसें संबंधित है, वो ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जरूरी है कि मतलब कोई एक्सपर्ट हो जो आपको बताए कि राइट आपको कैसा एक्सरसाइज करना राइट चाहिए, किस राइट तरीके से करना चाहिए, राइट। ताकि जो आपकी रिकवरी है वो फास्ट हो सके। सर दो चीज हुआ है कोविड के टाइम में, लगभग अप्रोक्सीमेटली हम कहें 3 साल, जी बिल्कुल, लगभग तीन साढ़े तीन तीन साल साल एक इंसान का पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। जो इंसान सुबह तैयार होके दिन भर काम करता था, शाम को ऑफिस से आ रहा है और अपने घर में जा रहा है, वो 3 साल लगभग ऑफ एंड ऑन अपने घर में बंद हो गया है। जी जी उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत बंद हो गई थी। बिल्कुल। उसका सबसे, और एक डर, साइकोलॉजी, इंसान एक ट्रॉमा में चल रहा था कि मेरे साथ कल होके क्या होगा। तो आप साइकोलॉजिकली भी कहीं हैम्पर हो रहे थे, आपका ब्रेन कहीं ना कहीं स्लो होता जा रहा था, एक डर इंसान के अंदर में। सबसे ज्यादा इंसान डर से कमजोर होता है, हम्म, फिजिकली मेंटली वो सारी चीजें हम कमजोर होते जा रहे थे ना। तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे, कहीं से कुछ मंगवाना नहीं है, सब्जी लेने जाना नहीं है, हाथ पैर आप चला नहीं रहे हो, दिन भर मोबाइल लिया है, दिन भर टीवी लिया है, पेपर वाला आ नहीं रहा है कि आप ब्रेन को भी, लोग कहते हैं ना कि आप कुछ पढ़िए, आप कुछ पढ़िए, ब्रेन काम करेगा, लेकिन हमारे हाथ में क्या, सिर्फ मोबाइल था। न्यूज़पेपर भी इवन बहुत समय तक नहीं आता, हॉकर नहीं आ रहा, लोग पेपर छूना नहीं चाह रहे हैं जी कि कोविड बिल्कुल। हो जाएगा। तो इस तरीके से ना हम अंदर से बहुत जगहों पे कहीं ना कहीं हैम्पर हुए थे। और सही बात है कि लोग, एक जनरेशन के लोग, जो यंग जनरेशन अभी है, बूढ़े बुजुर्गों को उतना फर्क नहीं पड़ा है जितना कि एक यंग जनरेशन को पड़ा है, वो काफी वीक हो गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जो दिमाग को मिलता है वही पर्सनालिटी में चित्रित हो जाता है। राइट। उस टाइम पे कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। बच्चे और जो यंग जनरेशन के लोग थे वो टीवी के सामने पूरा पूरा दिन जी पड़े रहते, बिल्कुल। और टीवी पे जो न्यूज वगैरह दिखा रहा था वो ऐसा ही लग रहा था कि अभी अभी कुछ ऐसा होगा और हम मर जाएंगे। तो अभी मतलब लोगों मतलब के हम अंदर में जो सब्जी लेके आएंगे और पता नहीं इसको कौन सा क्या हो कोरोना जाएगा वायरस होगा कि हम खाएंगे और हम मर और जाएंगे। हम तो मर हम जाएंगे। साइकोलॉजिकली इतने डर में, ट्रॉमा में चले रहे थे ना कि हमारा ब्रेन से लेके लंग्स से लेकर के मसल्स और मतलब सारी चीजें वीक हो गई थी। वीक हो गए। तो उसको जब आई एज अ फिजियो, बहुत सारे ऐसे हमारे क्लाइंट्स रहे हैं, और मैंने कोविड के टाइम में एक भी दिन अपना काम बंद नहीं किया। आई वॉज फुल टाइम वियरिंग अ पीपी किट, और मैं घर पे जाके जो कोरोना के पेशेंट थे जी जी जिनको की लंग्स की थेरेपी कराने के लिए एकदम कंपलसरी था कि अगर आपको जिंदा रहना है तो फिजियोथेरेपी कराना पड़ेगा, चाहे आप कोरोना के वार्ड में चले जाओ। जितने फिजियोथेरेपिस्ट थे किसी को एक छुट्टी नहीं दी गई, उनके मरने का डर नहीं था, लेकिन हम थे वो जो हर पेशेंट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा रहे हैं, पोस्टरल ड्रेनेज करा रहे हैं, थेरेपी करा रहे हैं कि उनकी लंग्स हेल्दी हो जाए, उनको जी सांस लेने का तरीका सिखा रहे थे। जी बिल्कुल। तो ये जो उस समय, आई एम गेटिंग अ गूज़बम्प्स, मेरे अंडर में अपने टाउन के 3 पेशेंट थे जो फुल टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर पे थे, एंड आई वाज गोइंग बाय बियरिंग अ पीपी किट, और मैं उनको फिजियोथेरेपी करा रही थी कि ये इंसान जिंदा बचना चाहिए। जी, मैंने ये पर्सनली देखा भी था, ऑब्जर्व भी किया था, और आपसे इस बारे में बात भी हुई थी, तो आपने बताया था कि कितना डिफिकल्ट सा सिचुएशन था उस टाइम बहुत पे, डिफिकल्ट था उस और टाइम में। कितना डिफिकल्ट सिचुएशन में आप लोगों ने काम किया था। हैट्स ऑफ। तो मतलब ये बहुत कमाल का काम था आपका। मैम, ये कोविड
और कोविड का जो इम्पैक्ट है इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से बताया। एक सवाल है, कोविड के बाद जैसे फिजिकली जो बच्चे या जो लोग कमजोर हो गए, तो कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं अगर जो डेली के बेसिस पे किए जाए जी तो जो ये जनरेशन है हमारा मतलब स्वस्थ जनरेशन के रूप में उभरेगा? सर, दो चीज़ है कि हमारा लाइफस्टाइल जो कोविड के बाद बदला है उसमें सबसे पहला है कि हम थोड़ा एडिक्टेड टू जंक फूड हो गए हैं। एग्जैक्टली। तो वो हमें दो तीन तरह से हार्म कर रहे हैं कि हमारा एक तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया है जिसकी वजह से हम ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, जो अब मोदी जी ने शुरू किया है कि इंडिया को ओबीज नहीं होना है, होना है। ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भी बैठ के खाने वालों में से हो गए बिल्कुल। थे। दूसरा, हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो गया है, वो सिडेंटरी टाइप लाइफस्टाइल हो गया है। तो सर, और उसके साथ क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत फास्ट रनिंग हो गई है। बिल्कुल। टाइम किसी के पास नहीं है। अगर आप किसी को कहोगे कि रोज आप एक्सरसाइज करो, वो नहीं कर नहीं पा कर रहे हैं। पाए। तो सबसे पहली बात है कि थोड़ा हमारा स्लीपिंग पैटर्न हमें चेंज करना पड़ेगा। रेगुलेट करना पड़ेगा। जो हमारा स्क्रीन टाइम है जो रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक चलता है, सबसे पहले अगर आप वहाँ उसको कम करते हैं, लाइक मैक्सिमम आपके पास टाइम होता है, आप 10 बजे तक, जो वर्किंग लोग हैं वो 10 बजे तक फ्री हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ थोड़ी अलग है, उनके लिए मैं अलग बात करूंगी। जो हमारे जैसे वर्किंग लोग हैं, तो मैक्सिमम आप 10 to 10:30 अगर आप डिनर करते हो 9 बजे तक, 10 बजे, 9 बजे, 9:30 तक आप अपना स्क्रीन टाइम ऑफ करते हैं और आप डिनर करने के बाद मुश्किल से 10 मिनट भी आप घर के अंदर भी वॉक कर लेते हैं। अगर आप ओके। थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हो स्टेप काउंट करके कि 2000 स्टेप चल लेना है, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। तो बिल्कुल। आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला मेरा एक उनसे जो अभी के लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि एटलीस्ट आप खाने के बाद 10 मिनट भी वॉक कर लो। ये आपको ओबेसिटी से बचाता है, आपके ब्लड प्रेशर, आपके शुगर को भी कंट्रोल करता है। सिर्फ 10 मिनट का वॉक है। अगर आप 10 मिनट भी वॉक नहीं कर सकते हैं, आप जब सोने जा रहे हैं, इवन आप स्लीपिंग टाइम में आप बेड पे सो गए हैं, कुछ नहीं करना है, गिनते गिन के 5-5 बार आपके जितने भी जॉइंट्स हैं बस आप उनको हिला लो। कुछ नहीं ओके। करो, बस सोए सोए हिला लो। बहुत अच्छी नींद भी आ जाएगी और आप फिजिकली एक्टिव होके सो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये आपको डबल इफेक्ट करता है। और स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये रहेगा कि स्टूडेंट्स का तो है जो फूड स्टाइल है और उनका जो लाइफ स्टाइल चल रहा है, तो वो कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। तो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक दो तीन चीज़ कहेंगे कि जब भी वो पढ़ रहे होते हैं, मैक्सिमम टाइम सिटिंग में पढ़ रहे होते हैं, वो अपना वाटर बॉटल और अपना लंच बॉक्स और उनका जो स्टडी का जो प्लेस है वो वाटर स्टेशन और टॉयलेट से थोड़ा दूर रखें, ओके। ताकि हर बच्चों को ब्रेक चाहिए। 10 मिनट से ज़्यादा बिठा नहीं सकते हो। जी जी। 10 मिनट के बाद वो अगर उठ करके वाटर स्टेशन तक जाते हैं और वहाँ से आते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज एन एक्टिविटी, ओके। कि बच्चे वहाँ से उठ के वहाँ तक गए हैं और आए हैं। वो भी आपके वॉक एक्टिविटी में आता है। आप वॉशरूम जा रहे हैं, वो भी एक्टिविटीज़ में आता है। और थोड़ा सा स्टूडेंट से कहेंगे गो फॉर मेडिटेशन। ये आज के यंग जनरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि थोड़ा योगा मेडिटेशन आप इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आई एम एज योगा थेरेपिस्ट भी मैं वो बोलूँगी कि योगा आप आउट नहीं कर सकते। थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो अनुलोम विलोम करता है, जो आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, आपके पूरे सिस्टम को रिजुविनेट करता है। और थोड़ा वॉकिंग, ये कंपल्सरली, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट वॉक जरूर इंक्लूड कीजिए। वाह, ये कितना इजी स्टेप्स बताया मैम ने। अगर ये लोग फॉलो करना शुरू कर दे तो वो हेल्दी हो जाएंगे और ज़्यादा उनको मतलब ये लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी, प्रेशर लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आपने बिल्कुल सही कहा। टीचर होने के नाते ये चीज़ें हम लोग भी महसूस कर पा रहे हैं। कोरोना के बाद जो बच्चे आए हैं उनमें वो पहले के जैसी मतलब जो परसिस्टेंस, वो जो दिन भर मेहनत करते थे, दिन भर पढ़ते थे, वो एबिलिटी उन पे कम हो गई है। मतलब आप लोग वो शॉर्टकट ढूंढते हैं और राइट। मतलब जो उनका जो कहते हैं ना कि टॉलरेटिंग कैपेसिटी, जो उनका पेशेंस है वो इतना कम हो गया ना कि वो चाहते हैं कि सब कुछ एकदम एक झटके में हो जाए। राइट। अ, आप फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते आप जो न्यूरोलॉजिकल साइंस है वो आप समझती है, आपको क्या लगता है ऐसा क्या बदलाव आया है जिसके वजह से बच्चों में ये चेंजेस आ गए हैं? सर, बदलाव सबसे ज़्यादा आया है कि कोरोना के टाइम से हमारा पेपर टच बहुत कम हो गया है और हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। एग्जैक्टली। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो स्क्रीन की पढ़ाई कर रहे हैं, वो पेपर टच की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जो हमारे ज़माने में था कि हमें किसी सवाल का जवाब चाहिए होता था तो हम एक बुक रेफर करते थे कि नहीं, एक किताब लेके आएंगे उसमें इस सवाल का जवाब होगा।
लेकिन आज के बच्चे हैं वो स्क्रीन पे एक ऐप आता है, अभी आजकल एक चैट जीपीटी करके आ गया, या गूगल, तो गूगल भी अब नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल भी वेग आंसर दे रहा है, बहुत इंस्टेंट शॉर्टकट आ गया चैट जीपीटी करके। बच्चों से आप कोई एक सवाल पूछिए, वो इंस्टेंट चैट जीपीटी पे टाइप करता है और उनके पास एक एआई वाली आंसर रेडी होती है। तो अब आपके साथ अगर आपको भी तेज भूख लगी है और आपको एक खाना बनाने में टाइम लग रहा है और कहीं से अचानक से कोई गेस्ट आता है, वो बिस्किट का पैकेट ला के आपको देता है, तो देन यू विल नॉट वेट फॉर द फूड टू कुक बी रेडी, आप बिल्कुल बिस्किट निकाल के खा लोगे। ये बच्चे अब वही कर रहे हैं, ये शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमें ज्यादा नॉलेज कम टाइम में कैसे मिल जाए। भले ये ज्यादा नॉलेज कम टाइम में ले रहे हैं, बट आपके ज़माने में, हमारे ज़माने में हमारे मम्मियों ने, पापा ने हमें समझाया है कि कुछ भी पढ़ रहे हो 20 बार लिखो, 10 जी बार रट्टा मारो, ये ब्रेन में प्रिंट होगा। जी जी तो सर बच्चे का क्या है, अब जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो स्क्रीन की जो पढ़ाई होती है वो आपके ब्रेन में रिटेन नहीं होती है, ये आती है और चली जाती है। न्यूरोलॉजिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब तक हमारे ब्रेन पे कोई चीज़ प्रिंट नहीं होता, उसका इम्प्रेशन नहीं रह जाता है। बिल्कुल आजकल के बच्चे जो ये ABCD भी स्क्रीन पे सीख रहे हैं, तो ये एक इम्प्रेशन जो आप बना रहे हो, दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर ब्रेन इम्प्रिंट। एग्जैक्टली आप आज के बच्चे को कोई भी सवाल दे दो, वो चैट जीपीटी से आंसर तो लेके आ रहे हैं, अगर आप 2 दिन के बाद उनसे ये सवाल पूछोगे वो जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो उनके ब्रेन में प्रिंट नहीं हुआ है, उन्होंने उसको एक बार भी लिखा नहीं है, उन्होंने उसको एक बार भी रिपीट करके बोल बोल के रटा नहीं है। बिल्कुल सही तो बात है ये अब ये जो मैकेनिज्म चल रहा है, मतलब थैंकफुली कि आज विश्वकर्मा पूजा है और विश्वकर्मा भगवान जो हमारे, ये हमारे निर्माता हैं, इन्होंने हमारे ब्रेन को ऐसा बनाया है कि भैया जब तक घिसोगे नहीं ये काम करेगा नहीं। करेगा नहीं और आज के बच्चे जो इसको यूज नहीं कर रहे हैं, ये टेम्पररी पे चल रहे हैं और ये टेम्पररी ही चलेगा। तो एग्जैक्टली ये मोड ऑफ जो स्टडी चल रहा है, ये ज्यादा दिन नहीं काम आएगा, इसको चेंज करना एकदम पड़ेगा, सही बात है, हमें फिर से पहले वाले ही तरीके पे आना चेंज होगा, करना पड़ेगा, वही हमारा लॉन्ग लास्टिंग होगा, चेंज करना पड़ेगा। वही हमारे अंदर डेप्थ देगा, और हम जब अपनी चीजों को कहेंगे, समझेंगे, बताएंगे, तो वो हमारे साथ मतलब इंस्टिल्ड रहेगा और लंबे समय तक सर काम करेगा। मेडिकल लाइन में हम जब किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, अगर कोई नया फ्रेशर डॉक्टर आया है जो कि कोविड के टाइम के बाद का है, तो थोड़ा सा एक डर रहता है, नहीं किसी सीनियर डॉक्टर को दिखा लेते हैं, ये जो फ्रेशर वाले बिल्कुल हैं ये थोड़े अभी नए हैं। बिल्कुल पहले क्या हो रहा था, कुछ जनरेशन में, बहुत पीछे नहीं जाऊंगी, 8 साल मतलब कोविड से पहले 4-5 साल, एक ये थॉट आ रहा था कि जो फ्रेशर डॉक्टर आया ना, वो नया टेक्नोलॉजी सीख के आया है, उससे दिखाते हैं, पुराने वाले से नहीं दिखाते हैं। एग्जैक्टली लेकिन कोविड के बाद जो आ रहे हैं, तो यहाँ एक डर आ गया है कि ये कोविड के बाद वाले डॉक्टर्स हैं, इससे अच्छा है कि बुजुर्ग जो किसी डॉक्टर से बिल्कुल दिखाते हैं। ये कहाँ चेंज हो गया कंसेप्ट, ये हम हैं, ये आप हैं, हमारे एग्जैक्टली गार्जियंस को हम नहीं दिखा पा रहे हैं एग्जैक्टली डॉक्टर्स को, तो एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम हुआ है। तो उन दिनों उन्होंने मतलब ये घिस कर पढ़ाई नहीं करी, हाँ, सारे ऑनलाइन हुए, तो तो ऑनलाइन वो कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से नहीं आ लेके रहा है, आएंगे, ये जब तक वो कॉन्फिडेंस लेवल प्रैक्टिकली नहीं आ चीजों रहा को है, देखेंगे नहीं, नहीं करेंगे करेंगे नहीं, तो तब फिर तक आप आ ही नहीं कॉन्फिडेंट रहा। नहीं हो सकते हैं। राइट। एक और सवाल जी सर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैम, ये फिजियोथेरेपी इतना हाँ, काम का चीज है, हम्म, और ये आपने जितने अच्छे तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, हम्म, पूरी क्लैरिटी होगी, और जो हमारे देखने वाले, हमारे सुनने वाले हैं, उनको भी पूरे तरीके से इसकी क्लैरिटी होगी। ये इसमें फिजियोथेरेपी में जो महिलाएं हैं, जो हम्म, लेडीज है, हम्म, उनका जो योगदान है वो कम है। ये हम्म, आपने जब ये मतलब ये चुना होगा ये कार्य क्षेत्र, जी तो ये बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा आपने, जी, लोगों ने जरूर आपको समझाया होगा कि ये क्या कर रहे हो, बहुत आपको ज्यादा, एमबीबीएस बहुत मिला ज्यादा, हुआ, वही करना चाहिए था बहुत आपको, ज्यादा हुआ था सर। तो ये चैलेंज कैसे लिया, मतलब इतनी हिम्मत कैसे आई? सर शायद मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने मुझे इस काम के लिए सेलेक्ट किया है, क्योंकि Ex- आई वॉज गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। लोग जिस रास्ते पे चल रहे थे कि एक फीमेल है तो एमबीबीएस पढ़ेगी और गायनेकोलॉजिस्ट बनेगी, जो एक ढर्रा जो चला बिल्कुल आ जो रहा एक था धर्रा चला रहा है। कि लड़की है तो मेडिकल पढ़ेगी, गायनेकोलॉजिस्ट बनेगी और यही इसका लाइफ है। सर ये कंसेप्ट हम सही कहें तो मेडिकल लाइन में भी बिहार में हम कहीं बहुत पीछे रह गए। हम्म, अगर आप, जब तक हम बिहार से बाहर बैंगलोर नहीं गए थे, तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में जिपमर भी आता है, 2-4 और भी आते हैं, वो वी वेर नॉट नोइंग। जी तो बिल्कुल। मेडिकल लाइन में सिर्फ गायनेकोलॉजी ही आता है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, ये अवेयरनेस हमारे बिहार में, मुजफ्फरपुर में तो सच में नहीं। नहीं है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर फीमेल जा रही हैं गायनेकोलॉजी से, अगर रह गई हैं तो नर्स बनेंगी। हम्म, उसके अलावा
फीमेल्स के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, या तो नर्सिंग करेगी या तो फिर वो एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगी। बट सर आप बाहर जाओगे तो आपको बहुत तरीके का चीज़ मिलता है। आप एक बायोटेक्नोलॉजी करके फार्मेसी के डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, आप नई नई ड्रग्स की ईजाद कर सकते हो, आप फिजियोथेरेपी में जा सकते हो, आप माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हो, जो कि अब हम कहेंगे ना क्या, एज अ फीमेल आई एम माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो लोग कहेंगे ये क्या पढ़ रही है, इसको तो सही बात। डॉक्टर बनना चाहिए था, अगर इतना बिल्कुल। ही साइंस में तो डॉक्टर बनो। अगर सभी लोग एमबीबीएस करके गायनेकोलॉजिस्ट ही बन जाएंगे तो जो बाकी का जो इलाज का रह गया है, जो दवाइयाँ बनानी है, एग्जैक्टली। वो कौन करेगा? जो सर्जरी के बाद या पैरालिसिस के बाद आपका जो रिकवरी है, वो वो कौन कैसे कराएगा? कराएगा? सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक बच्चे को चलिए बर्थ हो गया, टचवुड, आई डोंट थिंक कि किसी मदर के साथ ऐसा मिस इंसिडेंट हो, अगर उनके बच्चे बाय बर्थ पैरालाइज्ड होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट उसमें क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कुछ नहीं एक कर सकता। फिजियोथेरेपी रेफर कर देंगी कि अब पूरी लाइफ आपके बच्चे के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। जी वो बिल्कुल। कहाँ से आएंगे? अगर मैं गायनेकोलॉजिस्ट ही बन गई तो वो बच्चे जो जिनको हमारी जरूरत है वो कहाँ जाएंगे? तो यही तो अवेयरनेस की कमी है। जी और सर, ये हमारे टाउन में अवेयरनेस नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मतलब लोगों को पूरी तरीके से अपडेट नहीं करा पा रहा, अवेयर नहीं करा नहीं पा करा रहा। पा रहा सर। हम इसमें सरकार से भी एक अगर बिहार सरकार है उनसे भी एक अपील करना चाहेंगे कि जब मैं यहाँ बिहार आई थी तो शायद हमारे बिहार यूनिवर्सिटी में फिजियोथेरेपी की पढ़ाई होती थी, हम्म। बट पॉलिटिक्स बहुत अ, अलग लाइन है। बट ये कहेंगे कि पढ़ाई के क्षेत्र में सर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। हम्म। क्या ऐसी वजह हुई कि बिहार यूनिवर्सिटी में फिजियोथेरेपी की पढ़ाई बंद हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी? हम्म। अगर आज ये यूनिवर्सिटी में रन कर रहा होता तो हमारा बिहार या हमारा मुजफ्फरपुर, यहाँ के पेशेंट्स दिल्ली, बॉम्बे, मेदांता, चंडीगढ़ कहीं जा कर के जो फिजियोथेरेपी रह के वहाँ का रहने का खर्चा बियर करके और तब ट्रीटमेंट का जो खर्चा बियर कर रहे हैं, शायद उन्हें नहीं करना पड़ता। जी जैसे आप जैसे जो लोग हैं जो ये फिजियोथेरेपी में इतना अच्छा योगदान दे रही है शहर में, अगर लोगों को इसका पूरा नॉलेज हो तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं मैं तो पड़ेगी। खुद आपके ट्रीटमेंट से ठीक हुआ हूं, तो मैं तो ये पुरजोर इस बात का सपोर्ट करूंगा कि आप लोग जाने, मैम को पहचाने, और मैम से और जाने कि और भी कोई लोग हैं जो इस सारे क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो अपना इलाज यहीं कराए, कहीं बाहर जाके जाने के इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैम, इसमें क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि ये स्कूल लेवल पे अगर इनकी पढ़ाई होनी शुरू हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा सर काम है, करे? अब अभी सरकार ने हमने कहा ना कि फिजिकली, आप सबसे पहले फिजियोथेरेपी दो वर्ड से बना है, फिजियो विथ थेरेपी। फिजियो मतलब फिजिकली, थेरेपी मतलब जो हम अब एड ऑन हुआ है इक्विपमेंटल। इक्विपमेंटल वो डिजीज ट्रीटमेंट के लिए हो जाता है, बट फिजिकली अब ने हमने जब मेरा पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस भी करने का रीज़न रहा था कि उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि हर स्कूल में योगा थेरेपिस्ट होना चाहिए। हम्म। दे आर टेकिंग इट एज योगा थेरेपिस्ट, वो फिजिकली बिल्कुल। आपको ट्रीट करेंगे। कंपलसरी हो गया कि हर स्कूल में फिजिकल टीचर होगा, हर स्कूल में योगा टीचर होगा, हर स्कूल में आपका एक फिजिकली एक्टिव होने का एक टाइम होगा, एक पीरियड होगा कि जिस समय आप फिजिकली एक्टिव होंगे। तो ये तो है, ये है कि फिजिकली होना है, बट ये है कि हमारे बिहार में वो अप्लाई नहीं हो रहा है। हमारे बिहार में फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी निकले हुए कितने साल हो गए हैं मुझे ये भी नहीं पता है कि हम पढ़ के तो आ रहे हैं बट हमारे लिए नौकरी कहीं नहीं है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी नहीं निकलेगी। जब तक आपकी वैकेंसी नहीं निकलेगी, आपको एक पहचान नहीं मिलेगा, लोग कैसे जानेंगे? सही। एक सिंगल कॉलेज नहीं है आपके शहर में, हमारे शहर में एक सिंगल कॉलेज नहीं है। क्या होता है ना कि जस्ट आप एक कंपनी खोल दो, सर एक कंपनी खोल दो, जो कंपनी एम्प्लॉयज होते हैं एक यूनिफॉर्म में एक गेटअप में निकलते हैं, 10 लोग अगर रोड पे देखते हैं तो अच्छा कहाँ, उस कंपनी में, अच्छा हमारे टाउन में एक कंपनी है। जी जी बिल्कुल। द सेम थिंग, 10-20 बच्चे अगर एप्रन पहन के रोड पे निकलेंगे तो लोगों को ये जानकारी होगी कि ये फिजियोथेरेपी कॉलेज है, बिल्कुल। तब वो जानेंगे कि फिजियोथेरेपी कुछ होता है। उनके दिमाग में आएगा ना कि भाई फिजियोथेरेपी कॉलेज है, फिजियोथेरेपी में क्या होता है। जब वो ये खोजेंगे तब उनको पता चलेगा कि फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट होता है। हमारे टाउन में तो ये है ही नहीं।
तो जानेंगे कैसे लोग कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। सही बात है। आपसे बातचीत के दौरान में ये चीज़ मुझे पता चली थी कि आपका एक सोच है, आपका एक सपना है कि आप शहर में एक फिजियोथेरेपी कॉलेज खोलना जी सर, चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये मुजफ्फरपुर में ये अलका किरण जी का जो कॉलेज है, ये कब तक दिखेगा? क्या मतलब सर इसकी उम्मीद देखिए, की जा सकती कॉलेज है? खुलने की जहाँ तक बात है, अभी हमारे कुछ सीनियर्स ने, जिनका ऑलरेडी 1-2 कॉलेज चल रहा है, वो उन्होंने एक बिल्डिंग भी बना ली, एक बड़ी अच्छी एम्पायर खड़ी कर ली, पूरा डिपार्टमेंट बना लिया, लैब बना लिया, सब कुछ हो गया। इनफैक्ट मैं बताऊँ तो एसकेएमसीएच से हमारी इंस्पेक्शन भी हो गई। आई वाज़ पोस्टिंग देयर एज़ एन एचओडी, और हमारी इंस्पेक्शन भी हो गई, सब कुछ हो गया। बट अगेन मैं सीरियसली, अभी तो नीतीश जी अभी है रनिंग हमारे गवर्नमेंट। सर पॉलिटिक्स को पढ़ाई से अलग रखिए। वो एफिलिएशन ही नहीं देते हैं कि कॉलेज चलेगी। ओके। और अब जब तक आपको सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर आप झोला छाप डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, अच्छा। वो हम नहीं चाहते हैं। डिप्लोमा डिग्री दे करके अभी हमारे कॉलेज में चल रहा है सर। इवन मेरे पास कुछ असिस्टेंट्स मेरे ऐसे हैं जिनकी फिजियोथेरेपी की कॉलेज, आपका जो उतना छोटा चैम्बर है ना, उसमें वो चला रहे हैं। माफिया है वो। ओके। आपसे 10 लाख रुपए फी ले रहे हैं, आपको कहीं से डिग्री खरीद के ला के दे रहे हैं, और आप एज ए डॉक्टर खड़े हो रहे हैं। ये नहीं करना चाहते। सरकार से मान्यता चाहिए। जब तक सरकार मान्यता नहीं देगी, कॉलेज नहीं चलाएंगे। और अगर सरकार देती है ये प्रिविलेज कि चलिए और कहीं नहीं तो अलका किरण के थ्रू ही एक बिल्डिंग है जहाँ सेटअप है, और इनको मान्यता दी जाए कि हमारे इस फिजियोथेरेपी फील्ड को हमारे टाउन में एक रिकग्निशन दी जाए, जिस दिन ऐसा होगा कॉलेज जरूर खुलेगा सर। बहुत अच्छा सोच है आपका। और मतलब हम सरकार से अपील भी करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि बहुत जल्दी आपके कॉलेज को एफिलिएशन मिले। थैंक और यू। यहाँ के बच्चे जब अपने ही कॉलेज में, अपने शहर के कॉलेज में पढ़ के लिख पढ़ेंगे। के सीखेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये फिजियोथेरेपी के बच्चे तैयार होके आएंगे। राइट। और शायद ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ यहाँ के लोगों को मिल अवेयरनेस पाएगा। अवेयरनेस भी होगा, अवेयरनेस भी होगा और हेल्दी भी लोग हेल्दी होंगे। भी होंगे। जी सर। और हेल्दी भी होंगे। बहुत अच्छा सोच है आपका। एक और सवाल था आपसे, जी चूंकि आज मौका मिल गया है तो मैं भी सवाल पूछने से मतलब जी ये नहीं सर, आ जी रहा, सर। मुझे मौका मिला, मैं आपसे सवाल श्योर पूछना चाह रहा श्योर। हूँ। डॉक्टर अलका किरण को एक सोशल वर्कर के तौर पे भी जाना जाता है। मैंने जी कई सर। सारी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी में आपको देखा है, आपके कार्यों को देखा है, आपका इन्वॉल्वमेंट देखा है। ये इतना बिजी शेड्यूल में से कैसे समय निकाल पाते हैं इन कामों के लिए? सर इसके लिए हम सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि जब तक आपका फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करता है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जी बिल्कुल। तो अब भी तो मेरे पापा खैर हमारे साथ नहीं है, मेरी माँ मम्मी अभी भी मेरे साथ हैं। और रिसेंट की इंसिडेंट आपको बताऊंगी सर। मैंने कहा कि फिजियोथेरेपी वीक चल रहा है, और इस पूरे 1 महीने हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस रहता है, गेट टुगेदर रहता है कि हम इस अवेयरनेस को बढ़ाएं। 1 महीना हमें भगवान की तरफ से वरदान प्राप्त हुआ है कि भाई जी। 1 महीने कुछ ऐसा कर लो कि लोग फिजियोथेरेपी जान जाएं। और जस्ट 8 सितंबर को उनका बर्थडे भी था, और हाँ। हमारा फिजियोथेरेपी डे भी था। और 7 सितंबर को बाय फॉल्ट, आप कहिएगा फिजियोथेरेपिस्ट के घर में ऐसा कैसे हो गया, बट बाय लक वो वॉशरूम में गिर गई और उनका ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गया। और दैट मच स्ट्रॉन्ग लेडी सीज, उन्होंने कहा कि ठीक है प्लास्टर तो लग गया है, कल तुम अपने कॉन्फ्रेंस में जरूर जाओगी, आई विल मैनेज द डे। तो आपको एक अंदर से इम्पावरमेंट मिलता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे ये सपोर्ट कर रहे हैं कि यू डू समथिंग फॉर सोसाइटी, यू डू सम सोशल सर्विस। तो मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा सपोर्ट किया है कि आपको कभी भी किसी की ज़रूरत हो, इवन एट द नाइट 9 बजे रात को भी अगर किसी क्लाइंट का कहीं से ऐसा इमरजेंसी कॉल आता है, तो कभी मुझे इसके लिए रोका नहीं गया है कि नहीं लड़की हो 9 बज गया है और कैसे करोगी। मैं, माई पेरेंट्स आर सपोर्टिंग मी फॉर दैट। और तब मुझे बहुत अंदर से पावर मिलता है कि नहीं, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, सोशल सर्विस के लिए कुछ करना है, वर्क कुछ करना है, और बस हो इनफैक्ट जाता है। बिल्कुल। इनफैक्ट ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी जब आपके पास ट्रीटमेंट के लिए पहुँचता था तो मेरी जो क्लासेस वगैरह वो 8 बजे के आसपास खत्म होती थी। तो मैं भी आपके पास 8 बजे के बाद ही आता था। राइट सर। मैं देखता था कि पापा हैं आपके बैठे हुए आपको ले जाने के लिए, लेकिन तब भी राइट। आप वेट करके पहले पूरा मेरा ट्रीटमेंट देती थी, तभी आप राइट। जाती थी। राइट सर। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपका, आपने जिस तरीके से मतलब मेरा ट्रीटमेंट किया थैंक यू सर। आज। मतलब मुझे ना उस टाइम पे लगता था कि शायद मैं ठीक तरीके से चल नहीं पाऊंगा, चल क्योंकि पाओ। बंधे बंधे पैर ना मतलब जो घुटने के ऊपर का जो हिस्सा था वो बिल्कुल कमजोर हो गया था, जी। ताकत ही नहीं मिल रही थी।
आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, एक्सरसाइजेस कराए और सबसे जो जरूरी चीज़ था वो मेंटली स्ट्रांग कराया। राइट। दो मैं बहुत मेंटली स्ट्रांग आदमी हूँ, लेकिन उस समय जब होता है ना आपके साथ कुछ बीतती आपके है तो साथ आदमी कुछ कमज़ोर, होता है तो आप तो कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाते हैं, डिसहार्टेड हो जाते हैं, कमज़ोर हो हो जाते हो। जाते और जब 2 साल, ढाई साल लगातार आपके पैर बंधे हुए हो, अ, जो होता है अच्छा ही होता है। थैंकफुली उस टाइम पे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ जब हम आए, जब आप यहाँ पे थी हैं। और ये यस। चीज़ें ठीक हुई। और एक्सीडेंटली ही मैं मुजफ्फरपुर आया और मेरी भी करियर यहीं से शुरू हो गई और राइट। यहीं पे ये सेंटर वगैरह का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। आपके शब्दों में 2 शब्द अपने लिए भी सुनना चाह रहा हूँ। सर आपके लिए भी एक मेरी तरफ से थैंक यू, क्योंकि आपने भी हमारे शहर में, जैसे कि हमने बताया कि जब शुरुआत करते हैं कि मेरा स्कूलिंग हुआ, हमने स्कूलिंग +2 किया साइंस से। सर हमारा आधा से ज़्यादा एनर्जी अपने आप को प्रिपेयर करने में जाता था कि मेडिकल का प्रिपरेशन करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, दिन भर में मैं 4 घंटे साइकिलिंग करती थी, क्योंकि घर से निकल के एक केमिस्ट्री का ट्यूशन जो है वो मारीपुर में चल रहा है, जी फिजिक्स का ट्यूशन छिंदवाड़ा में चल रहा है, लाइक हमारे जो रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स जी हैं। जी, बिल्कुल उसके बाद आप वहाँ जाते हो, रोड पे रख के साइकिल रोक के रोड पे आप लंच करते हो, क्योंकि आपके पास कोई स्पॉट नहीं है। बिल्कुल। फिर आप घर जाते हो, बस थोड़ा सा कुछ किया, होमवर्क बनाया, फिर शाम का ट्यूशन, फिर आपको मिठनपुरा चौक पे एक ट्यूशन है और एक ट्यूशन कहीं और है। तो सर उस समय ये एक फीमेल जो उस एज की होती है, थोड़ा सा हमारा मेडिकली भी हम बताएंगे कि लड़कियों की जो होती है एज, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आता है। तो उस समय लगता था ना कि कुछ ऐसा हो ना कि सब एक जगह हो जाए यार, कुछ ऐसा हो कि ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़े, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाई हो रहा है उसके बाद आप ट्यूशन्स ले रहे हो, पूरे दिन स्कूल में हो, आधे दिन ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हो, घर आ रहे हो तो इतने मरे हुए हो कि क्या पढ़ोगे क्या करोगे। तो थैंक यू सर कि आप भी उसी टाइम में आए थे जब हमारे टाउन में कोई भी एक ब्लॉक इंस्टीट्यूट नहीं था, जहाँ एक छत के अंदर तैयारी कराई जा रही है। आपका फील्ड है कि आप एक सरकारी सेवा से लेकर के जनरल पब्लिक को, बैंकिंग सेक्टर सबको तैयार कर रहे हो। ये सारे बच्चे आधा टाइम रोड पे होते थे जी जी और बिल्कुल। आधे टाइम पढ़ाई करते थे। अब क्या है, आप उनका एनर्जी सेव कर रहे हो, आप उनका पढ़ने का टाइमिंग बढ़ा रहे हो। तो आपने जो ये किया है, आपने भी पहली बार इस टाउन में एक ऐसा सेटअप डाला था, उसके लिए मेरी तरफ से आपको थैंक यू कि आपने बहुत बहुत हम स्टूडेंट्स के लिए धन्यवाद। ऐसा किया था। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक्चुअली उस टाइम पे जब ये हम लोगों ने ये सेंटर शुरू किया था तो ऑब्जर्व किया था कि अगर किसी बच्चे को बैंकिंग या एसएससी की तैयारी करनी होती थी, तो ये मुज़फ्फरपुर से उनको जाना पड़ जाता था, वो हाँ, पटना निकल पटना जाता, तो जाएंगे यहाँ सर। पर उनके पास सॉल्यूशन ही नहीं था। मैं खुद गई थी, बाद जी, में जब इतनी थक गई थी तो आई गॉट एन एडमिशन इन ब्रिलियंट, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स आ जी, गए हैं। बट पहले ऐसा नहीं पहले था। ऐसे नहीं था। तो मेरे पेरेंट्स ने देखा कि बच्ची बहुत थक रही है तो चलो पटना भेज देते हैं, वहाँ ब्रिलियंट है, क्लासेस है। वो हमारे टाउन में नहीं था, एग्ज़ैक्टली। चले जा रहे थे बच्चे, ये मैं उस खुद टाइम जब चली गई थी। गार्जियन से भी बात होती थी तो हाँ, कहते थे कि यहाँ पे कैसे है हो ही नहीं। पाएगा, वहाँ जाएँगे तभी कुछ हो पाएगा। हाँ, लेकिन आज ये 15 साल में वो कंप्लीटली जो सोच पूरा पैटर्न ही बदल चेंज गया है। हो गया है। आज जब 65 से ज़्यादा बच्चे हमारे अलग-अलग सरकारी संस्था में हैं, तो ये कहीं मतलब जब पीछे घूम के देखता हूँ तो लगता है कि हाँ, कुछ मैंने कुछ काम हुआ, किया है कुछ सोसाइटी के किया लिए है। सर, वो एक अपने आप में प्राउड फील एग्ज़ैक्टली। होता है और कि जब आई डिड ये समथिंग। बच्चे और ये उनके गार्जियंस आते हैं और जब मतलब जो उनकी आँखों में प्रेम, जो राइट, कंपैशन दिखता है तो राइट, लगता है राइट, कि आपका काम जो है वर्दी है। राइट। मैम आपसे मिलके मज़ा आ गया, आपसे जो इतनी अच्छी-अच्छी बातें हुई, ये बातें ना ज़रूर हमारे जो मतलब जो श्रोता हैं, जो देखने वाले हैं, उनको प्रेरित करेंगी। बस एक आखिरी श्योर, सवाल आज के लिए। श्योर सर। मैम कुछ ऐसा बताइए जो आज का जो नया जनरेशन है, हम्म। वो प्रेरित हो जाए कि जिस तरीके से आपने स्ट्रगल करते हुए इस मुकाम को हासिल किया है, उनके दिमाग में भी ये इनबिल्ट हो जाए कि मतलब कोई भी, जो भी आप गोल, कोई भी एस्पिरेशन आप चुनते हैं, वो ईज़िली अचीवेबल है। हम्म। आप बस बीच में ना छोड़े, कुछ मतलब ऐसा उनको ना मोटिवेशनल लाइन्स दे जो उनके दिमाग में ना ये हो जाए कि वो ना एकदम हासिल करके ही रहेंगे। सर देखिए, आज के जनरेशन में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए दो थॉट प्रोसेस बहुत सीरियसली चल रहा है। पहला तो उनके दो चीज़ वो रन कर रहे हैं, कम मेहनत करना है, पैसा ज़्यादा कमाना है। तो यंग जनरेशन के लिए सबसे पहला लाइन मेरे लिए होगा कि डोंट गो फॉर द शॉर्टकट। एग्ज़ैक्टली, ऐसा नहीं होता है, आप शॉर्टकट में हर चीज़ नहीं पा सकते हैं। और ये पक्की बात है कि कोई भी इंसान जो मेहनत करेगा वो सक्सेस अचीव करेगा ही करेगा। एग्ज़ैक्टली। आप कभी भी ये सोचेंगे जस्ट मैं यहाँ से गई, मेरा हुआ एडमिशन, मैं बैंगलोर में गई, मैं 5 साल वहाँ रही, हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, फिर मैंने वहाँ हॉस्पिटल में काम किया,
लेकिन फिर जब आप एक बार ऐसी जगह पे आते हो ना जहाँ आपको लगता है कि नहीं, इस जगह को मेरी ज़रूरत है, तो ये आपके दिमाग में एक मोटिवेशन होना चाहिए। आपको अपने लिए कुछ करना है, ये तो हर कोई जानता है। बिल्कुल अपने घर वालों के लिए कुछ करना है, और आपका घर आपका परिवार नहीं, आपको एक पूरा सोसाइटी सोसाइटी। लेके चलना पड़ेगा कि मुझे इस सोसाइटी के लिए कुछ करना है। जी जैसे बिल्कुल। पुलिस वाले होते हैं, है तो वो पुलिस वाले, लेकिन काम वो हमारे लिए भी कर करते रहे हैं, हैं, आपके लिए भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल वो सही एक बात। मेंटल प्रिपरेशन आपके अंदर, जब आप 12th में होते हैं तब तक आपको वहाँ पे तैयार होना पड़ेगा कि मुझे सोसाइटी के लिए किस लाइन में जाके क्या करना है। और जब आप ये डिसाइड कर लोगे और आप उस लाइन पे चलोगे, पक्की बात है कि सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मैं मेरी जब पढ़ाई शुरू हुई थी तो मैं सीरियसली बताऊं कि लगभग 5-6 साल की जब तक मैं रही थी, स्कूल का कोई कंसेप्ट नहीं था। सर वो गांव था जहाँ पे बच्चे बोरा लेके स्कूल जाते हैं, खुला पेड़ होता है, पेड़ के नीचे वो बिछाया जाता है, और मेरी पढ़ाई वहां से शुरू हुई है। ये अब देख के लग रहा है टिल स्टैंडर्ड 8, मैं इंग्लिश में बोलूंगी ये लाइन, जो कि टिल स्टैंडर्ड 8 और 9 आई वॉज नॉट एजुकेटेड इंग्लिश। हमारी इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती थी। आफ्टर 8th यू आर अलाउड टू स्टडी इंग्लिश, ओके। और नाउ I can talk in English, I can walk in English, and I can laugh in English like that. तो ये मोटिवेशन तब आता है जब आपको लगता है कि हम कर सकते हैं और हम Exactly. करेंगे। बस मेंटली जैसे प्रिपेयर्ड हो जाओ। बिल्कुल, जैसे जैसे चीजों का एक्सपोजर होते जाता है, बस। नए जगहों को आप देखते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, हाँ। आपके अंदर डेवलपमेंट होता ही जाता है। आपकी लाइन को बस एक लाइन के साथ ऐड करूंगा और जी। ये आज के लिए हम अपने इस प्रोग्राम को यहीं पे विराम देंगे। ओके। आपने ये बताया कि हर कुछ अचीवेबल है, राइट। और मैं मतलब मैंने प्रैक्टिकली देखा हूँ, मतलब जिन दिन भर बच्चों के साथ ही रहता हूँ, आज तक मैंने ऐसा एक भी बच्चा नहीं देखा कि वो लगा हुआ हो, मेहनत कर रहा हो और वो सफल नहीं हुआ। सफलता उसी को नहीं मिलती, जॉब वही नहीं निकाल पाते जो बीच में छोड़ देते हैं, जो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सक्सेस मिलेगा। परसिस्टेंस एंड पेशेंस इज मिलेगा। ये जो की है, आप सर इसको मुझे अपने लग रहा साथ है कैरी जब करें। मैं कर सकती हूँ, तो आज के जनरेशन के पास तो हर कुछ मुट्ठी में है। एग्जैक्टली। हमारा हाथ तो खुला था, हम बिल्कुल। चुन के लेके आते थे, यहाँ से वहां से वहां बिल्कुल से। बिल्कुल आज आपके पास एक प्लेट में सब कुछ है, तो आप कैसे नहीं कर सकते हो? बिल्कुल सही यू बात, कैन डू इट। बिल्कुल सही बात है। ये आज बच्चों को ये नहीं लगता, उनको लगता है कि अच्छा ये अपने फील्ड में माहिर है तो इनको ना सब कुछ प्लेट में सजा सजाया मिला हो। नो इट्स नॉट लाइक नहीं, दैट। ये हम ऐसा लोगों ने नहीं है। लड़ के झगड़ के ये काम नहीं करके है, लिया है। ऐसा नहीं है। और ये दुनिया में अगर कोई भी बंदा सक्सेसफुल है तो उसने अपने आप को घीसा है, उसने स्ट्रगल किया है, तभी वो इस चीज को हासिल किया है। राइट सर। और ये मैम के साथ साथ मैं भी दो लाइन अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ, और जो मेरे सुनने वाले और देखने वाले, कि आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी करना चाह रहे हैं, अगर आपने सोच लिया तो आप दम लगा के काम करो। अगर दम लगा के काम करोगे तो वो बिल्कुल ही आप उसे हासिल करके जाओगे। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, इट्स प्लेजर विथ यू। और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि ये एपिसोड जब लोग देखेंगे तो उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत होगा। ये मोटिवेशन बिहार करके ये पॉडकास्ट हम लोगों ने इसीलिए शुरू किया है कि मैम जैसी हस्तियों को आपके सामने रूबरू करा सको, उनके मेहनत और उनके सोच, उनके समझ को आप देख सके, समझ सके, और अपने आप को मेंटली तैयार कर सके कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।